नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने मौसम और जलवायु में अंतर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, भारत की प्रमुख ऋतुएं, उसके बाद जल चक्र और वर्षा के प्रकार हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम मानसून संकल्पना को समझेंगे और भारत में मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है उस चीज को भी हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसके बाद मैं कुछ आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। मानसून, यह शब्द अरेबिक भाषा के मौसम शब्द से बना है। उसका मतलब होता है मौसम। और इस शब्द को सबसे पहले सिद्दी अली ने 1554 एडी में इस्तेमाल किया था, यानी कि 1554 एडी में सिद्दी अली ने इसको सबसे पहले अरब सागर में चलने वाली पवनों के लिए इस्तेमाल किया था, जो 6-6 महीने में अपनी दिशा बदल देती थी। यानी कि 6 महीने में अरब सागर से स्थल की तरफ चलती थी, 6 महीने स्थल से अरब सागर की तरफ चलती थी। तो इस शब्द का संबंध अरब सागर से है और अरब सागर खुद इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का एक पोर्शन है। तो कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मानसून शब्द है उसका संबंध किस महासागर से है या किस सागर से है। महासागर पूछे तो इंडियन ओशियन बताइए, और अगर सागर पूछता है तो अरब सागर बताइए, क्योंकि इन दोनों के साथ ये शब्द जो है वो कनेक्ट है, मतलब एसोसिएटेड है। सिद्दी अली ने ये अरब सागर में चलने वाली पवनों के लिए कहा था। और उन पवनों की विशेषता क्या है? अ मानसून इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड। मतलब हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसी पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल दे उनको हम कहते हैं मानसूनी पवनें। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हम भारत के अंदर ही इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भारत के अंदर ग्रीष्म काल में इस तरह से पवन चलती है जिसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। उसकी डायरेक्शन ये रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो वहीं शीतकाल में ये पवन इस तरह से बहती है और उसकी दिशा रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। कहने का मतलब यह है कि एक सीजन में वो ऐसे बही तो दूसरे सीजन में वो ऐसे बहेगी। तो दिशा कैसे बदल रही है देखिए, 180 डिग्री एंगल पर वो वापस बदल जाती है। दिशा बदलने का मतलब ऐसे आगे की तरफ मुड़ जाना नहीं है। दिशा बदलने की तरफ, एक सीजन में इधर दूसरे सीजन में इधर, मतलब सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से दिशा बदलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? मानसून पवनें कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह की पवनें केवल एशिया के दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और कुछ पूर्वी इसी हिस्से में चलती है और इसीलिए इनको हम इस पूरे रीजन को हम मानसून एशिया कहते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना, दुनिया में दूसरी किसी जगह पर मानसूनी पवनें नहीं चलती है। तो इसका संबंध किससे है? सागर कहें तो अरब सागर से, और महासागर कहें तो हिंद महासागर से। और ये पूरा जो रीजन है जो उसको हम कहते हैं मानसून एशिया। और ये मानसून एशिया के नाम से बहुत पॉपुलर शब्द है पूरे 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 वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये मानसून एशिया है इस पूरे को, जिसमें भारत भी आ गया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछते हैं कि मानसून से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो नो डाउट भारत है। कारण उसका ये है कि 90% से ज्यादा वर्षा भारत की इसी ऋतु में होती है, प्लस भारत के सारा जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है वो पूरा मानसून पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानसून का भारत के ऊपर ही पड़ता है और ये पूरा मानसून एशिया है। अब आप यहाँ देखिए, ये स्लाइड मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक्स में समझा दी थी अच्छे से कि ये भारत में गर्मी और जुलाई, जनवरी और जुलाई में कहाँ वायु दाब ज्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की क्या स्थिति है और पवनें कैसे चलती हैं। तो जनवरी महीने में हमने कहा था कि उत्तरी भारत में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तो हाई प्रेशर बन जाता है। जबकि इधर हिंद महासागर वाले हिस्से पे इस समय गर्मी होती है तो इस समय लो प्रेशर बनता है। तो सर्दियों में पवनें ऐसे चलने लगती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून कहते हैं। और यही मानसून बंगाल की खाड़ी से यहाँ से चल के तमिलनाडु में बारिश भी कर देता है। ये सारी चीजें हमने पहले समझी, तो इसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। गर्मी के सीजन में, यानी कि जब जुलाई अगस्त का महीना होता है, मई जून, तो उस समय क्या होता है? उत्तरी भारत में और विशेष तौर पर थार के डेजर्ट में बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है, सूर्य सीधा चमक रहा होता है कर्क रेखा के ऊपर। तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है और पानी उतना ठंडा नहीं होता, तो वहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना शुरू करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आप यहाँ ध्यान रखिएगा। जब पवने ऐसे चलेगी तो ये विंटर मानसून हो गया, और जब पवने ऐसे चलेगी तो समर मानसून हो गया। अब आप देखिए, सर्दी में और समर मानसून में, यानी कि विंटर और समर में, ये पवनों का डायरेक्शन बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे, एक ऋतु में ऐसे, एक ऋतु में ऐसे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं।
अब हम इस मानसून की उत्पत्ति के कंसेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मानसून की उत्पत्ति को समझने के लिए हमारे पास जो थ्योरीज है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं द क्लासिकल थ्योरी, यानी कि उसको कहते हैं चीर सम्मत विचारधारा, बहुत प्राचीन विचारधारा। दूसरा हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज, आधुनिक विचारधाराएं। और ये जो आधुनिक विचारधारा है वो कई तरह की हैं, जैसे ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विचारधारा, जिसको हम एच-फ्लोन विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोन की विचारधारा है। जेट स्ट्रीम विचारधारा ये MT यीन ने दी थी। दूसरी कंसेप्ट ऑफ P कोटेश्वरम, कोटेश्वरम की संकल्पना ये कोटेश्वरम ने दी थी। कंसेप्ट ऑफ OH के स्पेट, OH के स्पेट की विचारधारा। उसके बाद एल नीनो ला नीनो हाइपोथेसिस है, ये तो एक तरह से एक परिकल्पना है, क्योंकि ये मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए है। और दूसरा एनसो, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इस तरह से ये सारी आधुनिक विचारधाराएं हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में जो बात है वो अगले वीडियो के अंदर करूंगा, ये काफी टेक्निकल चीजें हैं सारी। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे द क्लासिकल थ्योरी, यानी कि जो चीर सम्मत विचारधारा है उसको इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। ये थ्योरी 1686 में, 1686 में इंग्लैंड के एडमंड हेली ने दी थी। और ये जो एडमंड हेली है ये मौसम वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। अब इस कंसेप्ट का मूल मंत्र क्या, मतलब मेजर बात क्या है, उन्होंने कहा कि सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के कारण हुए तापमान एवं वायुदाब में बदलाव से मानसून की उत्पत्ति होती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से जो तापमान और वायुदाब में दबाव में बदलाव आता है, उस बदलाव की वजह से मानसून की उत्पत्ति होती है, वो ये कह रहे हैं। और वो इसको समझा भी रहे हैं कैसे। अब मानसून दो प्रकार का होता है, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून, दूसरा शीतकालीन मानसून। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो शीतकालीन मानसून है उसकी कोई उप शाखा नहीं है, लेकिन ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून है ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो 2 ब्रांचेज ऑफ समर मानसून, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएं हैं। इसमें से एक शाखा को हम कहते हैं अरेबियन सी या साउथ वेस्ट मानसून शाखा। ये अरब सागर की शाखा है, अरब सागर में पैदा होती है, या हम साउथ वेस्ट शाखा कहते हैं। इसके 3 टुकड़े होते हैं, वेस्टर्न घाट की शाखा, नर्मदा ताप्ती घाटी शाखा, कच्छ सौराष्ट्र की शाखा। इस तरह से 3 ब्रांच ये पूरी बनाती है। दूसरी जो शाखा है उसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से पैदा होती है। और साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और इसके फिर 2 टुकड़े होते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ब्रांच और दूसरी गंगा के मैदान की शाखा। तो इस तरह से ये जो समर मानसून है उसके 2 मेजर ब्रांच है। और फिर आप अरेबियन सी को 3 शाखाओं में और बे ऑफ बंगाल के जो मानसून है उसको 2 शाखाओं में फिर बांट सकते हैं। सब पोर्शन भी उसके हम कर सकते हैं, सब डिवीजन भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो जो साउथ वेस्ट यानी कि जो समर मानसून है वो यहाँ से इस तरह से चलता है, और जो विंटर मानसून है वो यहाँ से इस तरह से चलता है। तो इसके दोनों के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। समर समर जो मानसून है उसका जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और इसका है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब हम समझते हैं कि समर मानसून किस तरह से जनरेट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम समर मानसून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, और इस वजह से भारत के इस पूरे क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो वायुदाब कम हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। और ये थार का मरुस्थल है, मैंने आपको पहले भी कहा कि थार का डेजर्ट और पाकिस्तान के पेशावर में सबसे ज्यादा न्यून वायुदाब बन जाता है गर्मियों के अंदर। तो ये पूरा हिस्सा लो प्रेशर वाला है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर पवनें चलती है जिनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें, ये दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, इनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। जो कि व्यापारिक पवनें यहाँ भी ऐसे चल सकती है यूं, लेकिन अभी सूर्य उत्तरायण है तो ऐसे में ये सारा सिस्टम पीछे चल गया, तो व्यापारिक पवनें भी यहाँ चल रही होंगी इस दिशा में, क्योंकि ये आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ ध्यान ये देना कि ये पवनें जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो इनको भी धीरे धीरे उत्तर में जाना होगा, लेकिन जब ये हवाएं गोलार्ध चेंज करके उत्तरी गोलार्ध में आती है तो वहां फेरल का नियम लागू हो जाता है। और फेरल का नियम ये कहता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो राइट हैंड मुड़ती है, यानी कि ये पवनें जब यहाँ से यूं बहेगी तो ऐसे सीधी नहीं जाएगी, यहाँ आने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड मुड़ेगी, तो ये पवनें इस तरह से मुड़ना शुरू कर देती है और फिर ये भारत में पहुंचती है, और इसी को हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पर आप देखो मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्योंकि अब ये सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ेगी तो ये थार का मरुस्थल बहुत ठंडा हो जाता है, उत्तरी भारत भी बहुत ठंडा हो जाता है, तो वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा और यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के पास में है और पानी वाला हिस्सा है, पानी उतना ठंडा नहीं होता, और जबकि स्थल भाग तो ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये हवाएं ऐसे चलती है, इसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं।
अब देखिए, हम समर मानसून को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था कि समर मानसून का मतलब ये है कि उत्तरी भारत पे सूर्य सीधा चमक रहा है और यहाँ लो प्रेशर बनता है, और ये थार के डेजर्ट के अंदर तो वेरी लो प्रेशर, क्योंकि ये रेत है तो बहुत ज्यादा इस गर्म हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ वेरी लो प्रेशर बनता है। अब यहाँ आप ध्यान देना कि ये पवनें जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लेकिन मैंने आपको कई बार कहा कि ये स्ट्रेट नहीं आएगी, पृथ्वी घूम रही है तो घूमते हुए आती है। तो अब हम यहाँ समझते हैं सबसे पहले अरब सागर के मानसून को, कि ये कैसे पहुंचता है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान देना कि ये पवनें इस तरह से यहाँ पहुंचती है, और मैंने आपको कहा था कि व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में इस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन गोलार्ध चेंज करने के बाद में वो राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है। तो ये पवनें देखो राइट हैंड में मुड़ी, और राइट हैंड में मुड़ने के बाद ये इस तरह से गति करती है, तो यहाँ एक पर्वत से आके टकराती है, और इस पर्वत का नाम क्या है? पश्चिमी घाट। अब कल उस बात को याद करिए जब मैंने वर्षा के प्रकार आपको बताए थे और कहा था कि पर्वत और पवन जब आमने सामने आके टकराती है तो पवन ऊपर उठ जाती है, कंडेंसेशन होता है और बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये पवनें इक्वेटर की तरफ से आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है, बहुत ही गर्म है और पानी के ऊपर से चल रही है, तो ह्यूमिडिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, मतलब ह्यूमिडिटी से भरी होती है ये। अब जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा? पर्वत से टकराई, ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने से बादल बने और घनघोर बारिश होती है इस पूरे पतले मैदान में। ये जो पश्चिमी घाट है इसका पश्चिमी भाग, और ये पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ कहीं कहीं तो 400 से 500 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाते वैसे वैसे ये बारिश घटती जाती है, और 250 सेंटीमीटर इधर मुंबई के नॉर्थ वाले हिस्से में और गुजरात के समीपवर्ती हिस्से में लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश होती है इस पूरे रीजन में। अब क्या हुआ? ये पवनें यहाँ टकराई, टकरा के ऊपर चली गई और यहीं बरस गई, तो इनकी सारी ह्यूमिडिटी यहीं बरस जाती है। फिर ये वेस्टर्न घाट बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, इसलिए बादलों को आगे भी जाने देता है, लेकिन इस पीछे वाले हिस्से में 50 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती है, या उससे भी कम होती है कहीं कहीं तो, क्योंकि ये बहुत ऊंचा नहीं है तो बादल पीछे जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये यहाँ टकरा के ऊपर उठ गया, जितनी ह्यूमिडिटी थी वहां बरस गई, अब वो उधर पीछे जाके नीचे उतरेगा, तो मैंने आपको कल समझाया था वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो ये पूरा रीजन वृष्टि छाया प्रदेश है, इस पूरे रीजन को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इसका अनुमान लगा सकते हो, इधर तो 300 400 500 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, इधर 50 सेंटीमीटर हो रही है, तो कितना वेरिएशन आ जाता है दोनों ही क्षेत्रों में। और ये महाराष्ट्र का विदर्भ और ये सारे जो रीजन है उसमें तो बहुत सूखा पड़ता है, क्योंकि वो रेन शेडो रीजन है सारा। ये पूरा तमिलनाडु, यहाँ देखिए बारिश के सीजन में तमिलनाडु में वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा रेन शेडो रीजन में चला गया। यहाँ हम देखें, अगर इलायची की पहाड़ियां हैं, अन्नामलई है, नीलगिरी है, ये पर्वत इस तरफ इस मानसून को, तो यहाँ तमिलनाडु के अंदर तो बारिश होती ही नहीं है जो समर सीजन है उसके अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर कोई बारिश नहीं होती है वहां पे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये इससे पश्चिमी घाट से टकराती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट की शाखा। फिर आगे क्या होता है? ये पवने पर्वत से वापस नीचे उतरती है, गर्म होकर फिर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके पास अब ह्यूमिडिटी तो है नहीं ज्यादा, तो थोड़ी बहुत जो ह्यूमिडिटी होती है वो बरसती बरसती आगे की तरफ ये चल देती है। तो अब यहाँ ये ध्यान देना, ये पवने आके पश्चिमी घाट से टकरा रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं पश्चिमी घाट की शाखा। अच्छा, यहाँ पर बादलों का फटना, क्लाउड ब्रस्ट जो है वो घटना बहुत ज्यादा घटती है, क्योंकि ये लबालब पवने होती है जो ह्यूमिडिटी से भरी हुई, आर्द्रता से भरी हुई, यहाँ टकरा के बहुत घनघोर बारिश करती है, बहुत ज्यादा घनघोर बारिश। इसीलिए हम इस पूरे रीजन में यहाँ कहते हैं कि बादल फटते हैं। और ये घटना मूलतः तो यहीं की है आजकल, हालांकि जहाँ कहीं भी ज्यादा बारिश होती है हम ये बोल देते हैं कि बादल फट गया, लेकिन मूल जो शब्द है वो वेस्टर्न घाट का ही है, बादल फटने वाला यहाँ पे। और फिर ये पवनें इधर आगे की तरफ चलती रहती है। तो ये तो हो गई वेस्टर्न घाट की शाखा। अब आप देखिए दूसरा क्या है, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, तो इनकी घाटियां हैं। तो मानसून की एक ब्रांच इस नर्मदा ताप्ती घाटी से होते हुए मध्य भारत तक चली जाती है, यहाँ तक चली जाती है, तो इसको हम नर्मदा घाटी ताप्ती शाखा कहेंगे। और दूसरा, ये जो पवन आगे की तरफ चलती है तो ये मध्य प्रदेश में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश कर देती है, इस पूरे रीजन में 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश ये पवनें कर देती है। तो दूसरी शाखा हो गई हमारी नर्मदा ताप्ती घाटी शाखा। तीसरी शाखा यहाँ चलती है कच्छ और सौराष्ट्र से होती हुई राजस्थान की तरफ आगे बढ़ के दक्षिणी राजस्थान में वो अरावली से टकराती है, क्योंकि अरावली दक्षिण में चौड़ी ज्यादा है, तो ऐसे में ये वहां टकरा के दक्षिणी राजस्थान में बारिश कर देता है। उसके बाद ये जो मानसून है वो आगे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि यहाँ ये अरावली है और उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि पर्वत और पवनें जब पैरेलल चलेगी तो वो बारिश नहीं करती, क्योंकि पवन को ऊपर उठने का मौका मिलता ही नहीं, वो सीधी सीधी चलती रहती है, तो संघनन होगा ही नहीं, बादल बनेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यही कंडीशन है कि बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलते रहती है। फिर ये हवा आगे जाके यहाँ आगे चलती है हिमाचल प्रदेश में एक जगह धर्मशाला, वहां फिर वो हिमालय से टकराती है और बची कुची जितनी भी बारिश है वो वहां पे कर देती है। तो इस तरह से अरब सागर का जो मानसून है वो 3 शाखाओं में बट के भारत पहुंचता है। पहली शाखा पश्चिमी घाट की शाखा, जहां 300 400 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। दूसरी नर्मदा घाटी ताप्ती शाखा, नर्मदा नदी
या नर्मदा तापी घाटी शाखा भी इसको हम कह सकते हैं, ये इस तरफ मध्य भारत में जाके लगभग यहाँ 100 सेंटीमीटर तक बारिश करती है। कच्छ सौराष्ट्र की ब्रांच राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बारिश करके फिर अरावली के पैरेलल होके वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जाके बरस जाता है। इस तरह से 3 ब्रांच हो गई। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ ये ध्यान देना कि ये पवनें जो इस तरफ चल रही है वो यहाँ पर भी चल रही होती है, तो ये इस तरह आगे बढ़ती है। ये देखिए यहाँ अभी सागर के ऊपर से चल रही है, प्लस ये इक्वेटर की तरफ से आ रही है, तो ये भी बहुत गर्म है, इनमें ह्यूमिडिटी का जो धारण करने की क्षमता वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये पवनें आगे यहाँ तक इस तरह से बढ़ती है। अब यहाँ ध्यान देना, अच्छा ये पवनें जो यहाँ से आई थी फिर वापस नीचे उतरी, गर्म हुई, फिर ये धीरे धीरे बारिश करती हुई इधर चलती रहती है, ये भी आगे इसी का पोर्शन बन जाती है। अब यहाँ से आगे जो चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, ये पवनें कहाँ जाएगी? जो इधर बाहर है वो तो आगे चली जाएगी, चलो ठीक है, इन देशों में बरस जाएगी, अपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ से जो पवनें इस तरफ यहाँ पहुंचती है उनके साथ क्या होता है? एक तो इधर अराकान यूमा आ गया तो इधर जा नहीं सकती, सामने हिमालय आ गया तो इसको भी क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकती, वापस पीछे आ नहीं सकती क्योंकि इधर हाई प्रेशर है। तो ऐसे में ये हवाएं यहाँ इकट्ठी होती है और इकट्ठी होके हाई प्रेशर बनाती है। अब आप एक बात और ध्यान से समझिए, ये थार का डेजर्ट है, मैंने कहा रेत है, बहुत गर्म हो जाती है, वेरी लो प्रेशर बन जाता है। अब सोचिए इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो हवाएं कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। लेकिन यहाँ एक दो बातें हैं, इसकी दो शाखाएं बनती है। एक शाखा तो क्या सेवन सिस्टर राज्यों में चली जाती है, उसको हम उत्तरी पूर्वी राज्यों की शाखा कहते हैं। दूसरी गंगा के मैदान के ऊपर से चलती है, उसको हम गंगा के मैदान की शाखा कहते हैं। अब जो शाखा सेवन सिस्टर में घुस जाती है वो इस तरह से यूं चलती है और यहाँ तक चली जाती है। अब यहाँ देखिए पूरा बांग्लादेश मैदानी है, यहाँ पर्वत है ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। तो ये मानसून से आर्द्रता से भरी हुई जो लबालब पवन है वो आगे की तरफ जाती है और यहाँ पे टकराती है वो शिलोंग के पठार से। और आपको याद होगा मैंने इसमें पहले बताया था, इधर गारो की पहाड़ियां, यहाँ खासी की पहाड़ियां और यहाँ जयंतिया की पहाड़ियां। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में जो खासी पहाड़ी है वो बिल्कुल बीच में है। किस राज्य में? मेघालय में। मेघा का मतलब मेघ का घर, जैसे हिमालय को हम हिम का घर कहते हैं, वैसे मेघ को, इसको मेघालय को मेघों का घर, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ वो खासी पहाड़ी से टकराता है और उसी खासी पहाड़ी में वो मासिनराम और चेरापूंजी दोनों जगह हैं। मासिनराम में एक साल में लगभग 1300 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। और वहीं पास में चेरापूंजी भी स्थित है, वहां पर भी लगभग एक साल में 1200 सेंटीमीटर बारिश होती है और वो भी वहीं पर स्थित है खासी पहाड़ियों के अंदर। अच्छा एक और बात यहाँ ये ध्यान रखना कि शिलोंग के पठार के ठीक पीछे की तरफ गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी अब क्या रेन शेडो रीजन में पड़ जाता है, इसलिए वहां बारिश थोड़ी सी गुवाहाटी में कम होती है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। अच्छा इस खासी पहाड़ी की सबसे खास बात क्या है कि ये ऐसी पहाड़ियां हैं, तो सामने से जब पवन इसके अंदर घुसती है तो आगे वो कहीं नहीं जा सकती, ना इधर ना इधर, वो वहीं ऊपर उठ के सारी बरस जाती है। ऐसी पहाड़ियों को हम कहते हैं कीपाकार, फनल टाइप की, कि ऐसे ऐसे ऐसी है तो अंदर मानसून घुसा मतलब उसको वहीं बरसना हो गया। तो इस वजह से वो कारण है उसका कि वहां ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। इसके अलावा ये जब आगे की तरफ बढ़ता है, इन सारी पहाड़ियों से टकरा के बारिश करता है, तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे सेवन सिस्टर में 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन चेरापूंजी और मौसिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाली जगह है, तो इसको हम सेवन सिस्टर की शाखा कहते हैं या उत्तरी पूर्वी राज्यों की शाखा कहते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है और ये थार का डेजर्ट, इसीलिए थार का डेजर्ट मानसून को आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन सारी पवनों को भी यही अपनी तरफ खींचता है क्योंकि यहाँ वेरी लो प्रेशर है, और ये इन सब पवनों को भी अपनी तरफ खींचता है क्योंकि वेरी लो प्रेशर है। तो अब आगे ये पवनें किस तरह से बढ़ती है देखिए ऐसे। अब यहाँ से वो वापस सारी इकट्ठी होती है, इकट्ठी होकर वापस वो मुड़ना शुरू कर देती है। शायद दूसरा मुड़ने का एक रीजन ये भी कि अराकान यूमा अगर सीधा ऐसे आके टकराती तो ऊपर उठ के बारिश कर देती, लेकिन ये थोड़ा तिरछा बनता है ऐसा, तो ऐसी पवन आके टकरा के यूं मुड़ती है वापस। तो यहाँ ये तिरछा होने की वजह से ये फिर ऐसे मुड़ जाती है, तो ये इस तरह से चलती है क्योंकि ये गंगा के मैदान के ऊपर से चल रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं गंगा के मैदान की शाखा। लेकिन ये ज्यादा बारिश कहाँ करेगी? इस हिस्से में ज्यादा बारिश करती है, 110 सेंटीमीटर के आसपास, फिर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 90 सेंटीमीटर, फिर 80, फिर 70, 60, अरावली तक आ जाते हैं 60 सेंटीमीटर बारिश होती थी। आगे इस तरह से पूरा बढ़ता रहता है। अभी गंगा के मैदान के ऊपर से होके जा रहा है तो गंगा के मैदान की शाखा है। आगे यहाँ जाके ये अरावली पर्वत से टकराता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ह्यूमिडिटी इन्होंने कहाँ से ग्रहण की थी? यहाँ से, और यहाँ से वो बरसना शुरू कर देती है और आगे की तरफ बरसती रहती है। तो अब इनमें ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और बीच में ऐसी कोई पानी वाला हिस्सा नहीं है जहाँ से ये ह्यूमिडिटी ले। तो अब धीरे धीरे ये यहाँ जब पहुंचता है तो अरावली से टकराता है और अरावली से टकरा के फिर जो बचा कुछ ह्यूमिडिटी इसके अंदर होती है उसको सबको वो वहां पे बरसा देता है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। चूंकि अरावली बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, वो औसतन 1 किलोमीटर भी ऊंचा नहीं है, तो ऐसे में ये सारे क्लाउड्स इस तरफ भी चले जाते हैं और यहाँ भी जाके वो बारिश करते हैं। लेकिन
विडम्बना ही कहिए इसको कि यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। उसके उसके दो कारण है। एक कारण तो यह है कि ह्यूमिडिटी उन्होंने यहाँ से ग्रहण की और वो यहाँ से बरस रही है 110 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब उसमें कितनी ह्यूमिडिटी बचेगी? तो फिर वहां पे कोई बारिश होने के चांस बचते नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि ये थार का डेजर्ट है, बहुत गर्म है, यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत ही शुष्क होती है, ड्राई हवा होती है, क्योंकि कहीं ह्यूमिडिटी ग्रहण करने का उसके पास कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे में ह्यूमिडिटी लेकर ये पवनें जब यहाँ पहुंचती है तो वो सारी गर्म हवा ह्यूमिडिटी को सोख लेती है, बादल नहीं बनने देती, उसको सोख लेती है। तो इस वजह से भी वहां बारिश नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये थार का डेजर्ट इस पूरे मानसून की उत्पत्ति में इधर वाली शाखा को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, इधर वाली शाखा को भी आकर्षित करता है, तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन संयोग की बात यह कि इसी को इतनी ज्यादा बारिश मिलती नहीं है, क्योंकि ये तो सीधी निकल जाती है और ये वहां पहुंचने के बावजूद भी बारिश नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हम इस पूरे मानसून सिस्टम को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मानसून की शाखा यहाँ मिलती है आपस में, धर्मशाला के आसपास। तो अलग अलग करके तो दोनों थोड़ी बारिश ये करती है, थोड़ी वो करती है, लेकिन जब दोनों मिलकर हो जाती है तो फिर वहां पे ज्यादा बारिश होती है। इसलिए उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, इस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दोनों ब्रांच करती है। तो एक एक तो मानसून की दोनों शाखाओं का मिलन यहाँ होता है। दूसरा आप देखिए, ये दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पर भी दोनों मानसून की शाखाएं आपस में आके मिलती है, ये इधर से और ये इधर से, इस तरह से ये पूरा रीजन। तो ये भारत का मानसून है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत में कौन सी शाखा सबसे ज्यादा बारिश करती है? तो इसमें कोई शक नहीं है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो भारत में ज्यादा वर्षा करती है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। इस पूरे रीजन में वो 250 सेंटीमीटर बारिश करती है, इधर भी 100 से 110 करते करते 80, 90, 60, 50 तक, और जैसलमेर तक तो अगर हम कहें तो वहां तो बहुत कम 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन होती जरूर है। तो ये वाले रीजन से ज्यादा बारिश होती है। इधर वाले में क्या है, एक तो ये पतली सी पट्टी है जिसमें बारिश होती है, भले ही ज्यादा हो रही है, 400 सेंटीमीटर तो हो रही है, लेकिन बेल्ट बहुत छोटा है। दूसरा ये भी, वो पतली पतली नदी की घाटियां है, तो ये बेल्ट भी छोटा छोटा है, यहाँ ज्यादा बारिश होती नहीं है, रेन शेडो रीजन में पड़ जाता है। और ये भी दक्षिणी राजस्थान में होती है, उसके बाद ये पैरेलल चला जाता है। तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून भारत में ज्यादा बारिश करता है, अरब सागर वाला जो मानसून है वो भारत में कम बारिश करता है। तो ये पूरा जो दोनों तरफ से ये हमारा जो कंसेप्ट है कि किस तरह से ये पवनें दोनों तरफ वहां पहुंचती है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। अरब सागर का मानसून, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट की शाखा, नर्मदा घाटी की शाखा, कच्छ सौराष्ट्र की शाखा। इसको हम बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों की शाखा, जिसमें मासिनराम और चेरापूंजी भी आ गए। और ये गंगा के मैदान की शाखा है जो ठेठ जैसलमेर पहुंचती है। अब यहाँ आप ध्यान देना कि 1 जून को यहाँ से जो मौसम चलता है वो जैसलमेर में 15 जुलाई पहुंचता है। ये इस तरह से गति करता हुआ ये ऐसे पहुंचता है, 15 जुलाई, 1.5 महीने का समय लग जाता है यहाँ से वहां तक जाने में। ऐसे मानसून को 1.5 महीना। तो ये ग्रीष्मकालीन मानसून का कंसेप्ट है। अब हम यहाँ समझते हैं कि विंटर मानसून किस तरह से आता है। तो अब सारी परिस्थितियां उलट जाती है। अब सूर्य कहाँ चमक रहा होगा? मकर रेखा पे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा और ये पूरा ठंडा हो जाता है, और रेत तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो इस ठंड की वजह से यहाँ हाई प्रेशर बनता है। और दूसरा ये भी है कि हिमालय, तिब्बत के पठार, इसके ऊपर बर्फ गिरती है, तो वो शीत लहर भी आती है। आपने 2-3 बार सर्दियों में देखा होगा, 2-4 दिन तेज गति से हवा चलती है, बहुत तेज आंधी तूफान जैसी नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में वो हवा गुजरती है, तो शीतलहर कहते हैं। तो वो यहीं से आती है शायद, ये पूरा जो रीजन है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अब इस हाई प्रेशर की वजह से जो हवाएं पहले ऐसे लो प्रेशर की वजह से आ रही थी और ऐसे आ रही थी, वो अब यहाँ हाई प्रेशर हो जाने की वजह से वापस धक्का मारता है। ये वापस यहाँ से इस तरह से आती है, यहाँ भी घूमती हुई इस तरह से आती है, और ये जो है विंटर वाला मतलब ठंडा क्षेत्र, तो वहां से जो पवनें आती है वो सारी मिलकर ये पवनें फिर यूं चलना शुरू कर देती है। अब ये जो पवनें यहाँ चल रही है वो स्थल से जल की ओर चल रही है, तो इसका मतलब उनमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी और इसीलिए वो बारिश भी नहीं करती है। लेकिन कुछ हवाएं जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर चलती है वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और फिर वो इधर आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में, इसमें बंगाल की खाड़ी के तट पर तमिलनाडु के अंदर ये वर्षा करती है। तो ये पूरा जो रीजन है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सर्दियों में बारिश होती है, या लौटता हुआ मानसून बारिश करता है, या शीतकालीन मानसून बारिश करता है, वो तमिलनाडु राज्य है। और इधर वर्षा के सीजन में तो ये रेन शेडो रीजन में पड़ गया था, इसलिए वहां तब तो बारिश हो ही नहीं सकती थी। लेकिन शीतकाल में जब ये लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ बरस जाता है। इसीलिए हम कहते हैं तमिलनाडु एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ शीतकाल में मानसून से वर्षा होती है। तो ये पूरा शीतकालीन मानसून है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, सारी हवाएं वहां से चल के ऐसे चलती रहती है, तो उसको हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं।
अब हम देखते हैं कि मानसून का पूरा कंसेप्ट किस तरह से था। मानसून, समर मानसून और विंटर मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, इसके दो मुख्य प्रकार थे। अब इनमें से शीतकालीन मानसून का कोई सब भाग नहीं है, लेकिन समर मानसून के दो ब्रांच है। एक ब्रांच को हम क्या कहेंगे, अरब सागर की शाखा जो यहाँ चलती है, उसमें 3 वेस्टर्न घाट, नर्मदा ताप्ती घाटी और कच्छ सौराष्ट्र ब्रांच ऐसे बहती है। दूसरा बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ सारा इस तरह से, और ये यहाँ पर आप देखिए दो ब्रांच बनती है, एक तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में घुस जाएगी और दूसरी गंगा के मैदान से होती हुई इस तरफ आती है और लास्ट में यहाँ 15 जुलाई को जैसलमेर पहुंचती है। तो इस तरह से ये पूरा मानसून कंसेप्ट है। मानसून, समर मानसून, विंटर मानसून। समर मानसून की दो ब्रांचें हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा, फिर उसकी अरब सागर की 3 ब्रांच है और बंगाल की खाड़ी की 2 ब्रांच है। और पूरा भारत इस तरह से मानसूनी पवनों द्वारा कवर हो जाता है। इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आप इनके जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, सर्वप्रथम मौसम शब्द का प्रयोग किसने किया था? मानसून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? भारत में शीतकालीन मानसून की दिशा क्या होती है? मानसून उत्पत्ति की चीर सम्मत विचारधारा किसने दी थी? अरब सागरीय मानसून शाखा की उप शाखाओं के नाम बताइए। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कम वर्षा क्यों होती है? मासिनराम मेघालय की किन पहाड़ियों में स्थित है? भारत में शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और सभी के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको मेरा ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जब हम मानसून उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधारा है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक आप पेड़ों और अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।